जय हिंद दोस्तों। आज हम 10वां क्लास का साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे और 10वां क्लास का साइंस का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग डेली सुबह और शाम इस चैनल पर वीडियो देखते रहिए ऑब्जेक्टिव का। और मात्र 1 महीना एग्जाम है, 1 महीना एग्जाम में आप बहुत बेहतर नंबर ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण होती है, परिवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो परिवर्तन कोण का, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा बाबू, 90 डिग्री होगा। परिवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, y का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। जो y का अपवर्तनांक जो होता है ना, वास्तव में देखा जाए तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। 1 के बराबर होता है, नहीं रे बबुआ, 1 के बराबर ना होता, ये गलती है। 1 से कम होता है, ये भी नहीं होता है। 1 से अधिक होता है, हाँ बिल्कुल होता है, 1 से अधिक होता है। तो y का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, यानी रियल में क्या होता है, तो उसको बताना है। 1 से क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद हम फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो अब पता ही होगा कि अस्पष्ट दृष्टि या समान दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो वो होती है 25 सेमी होती है। कितनी होती है, 25 सेमी होती है। कितनी होती है, 25 सेमी होती है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वोल्ट V बराबर होता है जहाँ C कूलाम है, J जूल है और A एम्पियर है। तो C बराबर क्या होगा। तो C/J, J/C, J/A कि A/J, ये क्या होगा, तेजी में बताइए। इसका 4 का आंसर हो जाएगा B, जिसको जूल बाई कूलम बोलते हैं। जूल बाई क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं, जूल बाई कूलम। इसका 4 का बी हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आपको पता है चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तल ध्रुव, एक अवतल ध्रुव। एक उत्तल उत्तरी पोल, दक्षिणी पोल होता है। एक साउथ नॉर्थ होता है। चुंबक में कितने होते हैं ध्रुव, 2 होते हैं, एक साउथ एक नॉर्थ। तब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रकाश जो है किसने खोजा था, फैराडे ने, अस्टेड ने, एम्पियर ने, बोर ने। तो किसने खोजा था, फटाफट इसका जवाब दीजिए। 5 का क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट। अगर सबसे पहले अपने से सोचिए कि कौन नंबर होगा, ए नंबर होगा कि बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, इसका क्या होगा बताइए, तेजी में बताइए। 5 का अस्टेड, 5 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5 का कौन होगा, बी नंबर, अस्टेड। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वाल्ट, 12 वाल्ट दृष्ट धारा लिखा है। तो 12 वाल्ट जो दृष्ट धारा लिखा है उसको डायरेक्ट डीसी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी तो डीसी है। और 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, मतलब ये सी कि 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें क्या होगा बताइए। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, 6 का आंसर बताइए। 6 का आंसर आपका 220 प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। 220 प्रत्यावर्ती धारा मतलब 220 वोल्ट एसी। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस में मुख्यतः लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो इसके पहले वाला भी ऑब्जेक्टिव बताए थे कि उसमें कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। अब 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिएगा। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, 1, 2, 4 अनंत। यहाँ पर बताइए 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर क्या होगा बताइए जरा। 8 का आंसर क्या होगा। कह रहा है 2 समांतर प्रतिबिंब
दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु मूलतः कितनी प्रतिबिंब बना सकती है? एक बनाएगी, दो बनाएगी, चार बनाएगी कि अनंत बनाएगी? तेजी में जवाब दीजिए। ना एक भी बनाएगी, ना दो बनाएगी, ना चार बनाएगी, यह अनंत बना सकती है। कितने बना सकती है? अनंत बना सकती है। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेमी, कितने सेमी? 25 सेमी। तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी, अच्छा एफ बराबर कितना दिया है? देखो इसको बनाना कैसे है। तो एफ बराबर हो गया कितना? 25। एफ बराबर 25 हो गया। हम इसको साफ बना दे रहे हैं कि आपको दिखाई देने में थोड़ा दिक्कत ना हो। हम बना दे रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो अच्छा यहाँ पर कथी दिया है? कह रहा है फोकस दूरी, मतलब एफ बराबर दे दिया है आपका 25 सेमी। एफ बराबर कितना दिया है? 25 सेमी। और आपको पता है 25 सेमी। और आपको पता है कि एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर कितना होता है? r/2। तो इसमें कथी पूछा है? इसमें पूछा है वक्रता केंद्र क्या होगा। तो अब क्या करेंगे बबुआ? भाई बताओ, एफ का मान कितना दिया है? 25 दे दिया है। अब बराबर r/2 हो जाएगा। तो हई जो 2 है इसमें आके गुना हो जाएगा। तो 25 दूना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। तो 50 cm इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 cm इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50 cm हो जाएगा। 50 cm आंसर हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा? 7.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। इसमें क्या होगा? 10 का आंसर बताइए। 10 का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता ही है। 10 नंबर बताइए। 10 का क्या होगा आंसर बताइए तेजी में। 10 का आपका डी होगा, यानी 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हीरे का अपवर्तनांक आपसे पूछेगा कि बबुआ हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है। तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होती है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या cm होता है? cm के पावर -1 होता है कि मीटर के पावर -1 होता है कि मीटर होता है? तो 11 नंबर के बताइए क्या होगा आंसर। 11 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। 11 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, मीटर के पावर -1। मीटर के पावर क्या होगा? -1 हो जाएगा। फिर कह रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री, कोई चंद्रमा पर खड़े हैं, ये अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। मान लीजिए कोई आदमी चंद्रमा बना दिए। चंद्रमा पर कोई आदमी का हुआ खड़ा हुआ है और वजह से देख रहा है कि प्रकाश कैसी है, अंतरिक्ष से देख रहा है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल और काला। तो आपको याद होना चाहिए नीला। क्या होना चाहिए? नीला। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखो। अरे विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए, मापने बोलिए चाहे नापने बोलिए, बात एक है। मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीटर के, वोल्टमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए विद्युत धारा का मापने का काम की। अच्छा विद्युत धारा का एसआई मात्रा बताइए तो क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रा बताइए क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रा एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता भी नापेंगे तो एम्पियर से नापेंगे। तो 13 के का हो जाएगा? 13 का ये हो जाएगा। फिर 14 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुम्बक बनाने में प्रायः किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है? जो विद्युत चुम्बक जो बनाया जाता है ना, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा, पीतल, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। बताइए 14 का आंसर क्या होगा? तो नरम लोहा का बनाया जाता है। हाँ, कठोर लोहा में, टाइट लोहा का नहीं बना सकते। कौन? नरम लोहा का बना सकते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन करता है वास्तविक प्रतिबिंब की
प्राकृतिक कैसी होती है? अच्छा, पता है कि प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक, दूसरा का काल्पनिक। वास्तविक किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तव में मिलती है, इसका प्रतिबिंब कहेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या सीधी होती है, उल्टा होता है, सीधा और उल्टा दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो बताइए, केवल इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में केवल उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है रे बाबू? उल्टा होता है। यहाँ पर देखिए, किसी देखो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक क्या होता है? तो 16 का आपको आंसर याद ही होना चाहिए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? तो साइन यहाँ पर हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। साइन आई बटा साइन आर, या ये नंबर हो गया, बी नंबर हो गया साइन आर बटा साइन आई, और सी नंबर हो गया साइन गुना साइन आर, साइन भागा साइन आर। इसमें क्या होगा बताइए? इसमें 4 ऑप्शन हो गया। तो आपको पता ही होगा किसी माध्यम के अपवर्तनांक क्या होता है, बताइए तेजी में। इसका होता है साइन आई बटा साइन आर, याद रहना चाहिए, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ये आपको समझ में आया। अब हम 17 नंबर की ओर चलेंगे। कितना नंबर? 17 नंबर। सत्रह नंबर की ओर हम चलेंगे। सत्रह नंबर देखिएगा क्वेश्चन, आप देखिए बढ़िया से। उसमें इसके पहले अब बताए थे 16 का ऑप्शन कौन होगा? तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा क्या होगा? साइन आर हो जाएगा। साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। और उसके बाद का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का, कांच का सिल्ली का और अवतल लेंस का, प्रिज्म का। तो इसका आंसर प्रिज्म का होता है। क्या होता है? 17 का हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों में अभिक्रिया करता है? अम्लों में और क्षार में, यानी अम्ल में आपको अम्ल तो पता ही होगा। निम्नलिखित में कौन जो है अम्ल में भी अभिक्रिया करे और क्षार में भी अभिक्रिया करे, वो बताना। क्या कॉपर हो जाएगा, Ag हो जाएगा, Fe हो जाएगा, Zn हो जाएगा, जिंक होगा? बताइए इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? 18 का ऑप्शन तेजी में बताइए क्या होगा? 18 का ऑप्शन क्या होगा? तेजी में बताइए। 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, Zn, जिंक जो होगा। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। अठारह का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क है? अरे वाह, कॉपर के अयस्क है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन कॉपर का अयस्क है? कॉपर का अयस्क है क्या? क्यूफराइट, बॉक्साइट, सिनबाइट, कैलामाइट। इसमें बताइए क्या हो जाएगा? और न इसका आंसर क्या होगा? तेजी में जगाइए। क्यूपराइट। कथी होगा? क्यूपराइट। क्यूपराइट हो जाएगा। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, कि इनमें से कोई नहीं है? अच्छा, कार्बन तो आपको पता ही होना कि कार्बन क्या होगा। इसमें बताइए, क्या कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है? तब 20 का आंसर क्या होगा? तब 20 का बी हो जाएगा, अधातु है। क्या है? अधातु है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो हीलियम होता है, क्या होता है? हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। 1, 2, 3, 4 इसमें क्या होते हैं? बताइए। इसमें 2 होते हैं। बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होती है? जल में
जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होती है? 1:1 होती है, 2:1 होती है, 3:1 होती है कि 2:2 होती है? इसमें बताइए 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर बी होगा, यानी 2:1 होता है। जल का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन की परमाणु 1 हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर देखिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको पता ही होगा। एल्केन का CnH2n+2 नहीं रे बबुआ, CnH2n+1 नहीं, CnH2n और CnH2n-D होता है। तो यह आपका आंसर हो रहा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। Cn याद रहना चाहिए, CnH2n-2 इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। उसके बाद कहा है लोहे की परमाणु की संख्या क्या होती है? लोहे की जो परमाणु संख्या होती है क्या 23 होती है, 26 होती है, 25 होती है कि 24 होती है? लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। कितने होती है? 26 होती है। याद रहेगा, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaOH, NaCl, Na2CO3, NaHCO3। इसमें बताइए 4 ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन बताइए। 25 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3। 25 का आंसर कौन हो जाएगा? 4। उसके बाद फिर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, फास्फोरस। बताइए तेजी में 26 का आंसर क्या होगा? बताइए 26 का आंसर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्या होगा रे बाबू? ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा अधातु, देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? क्या है? सुचालक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। निम्न में से कौन अम्लीय होता है? pH3, pH10, pH8, pH9। इसमें pH3 हो जाएगा कि pH10 होगा कि pH8 होगा? इसमें बताइए क्या हो जाएगा? 27 का जवाब दीजिए क्या होगा? 27 का ए हो जाएगा, pH3 पर अम्लीय होता है, यानी 6 तक ले, यानी 1 2 देखिए अम्लीय 1 2 3 4 5 6 तक ले अम्लीय होता है, और जो केवल 7 होता है वो उदासीन हो जाता है। और 7 के बाद यानी 8 9 10 11 12 13 14 जो होता है ना, ये आपका क्षार हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षार होता है। इस साइंस में सब्जेक्टिव में आप लोग पढ़े होंगे। तो अम्लीय कहाँ से कहाँ तक ले हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 तक ले अम्लीय हो जाएगा, 7 उदासीन हो जाएगा, और उसके बाद कथी होगा? क्षारीय हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है? CaO3, CaO+CO2, विस्थापन, संयोजन, अपघटन, द्विविस्थापन। 28 का आंसर बताइए क्या होगा? अपघटन होगा। क्या होगा रे बाबू? अपघटन होगा। 29 देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। कोई अभिक्रिया में भाग लगेगा, कोई रिएक्शन में भाग लगाइएगा कोई भी पदार्थ को, तो ऑक्सीकरण कहलाएगा कि अवकारण कहलाएगा कि अभिकारक कहलाएगा कि प्रतिफल कहलाएगा। तो कोई अभिक्रिया में अगर कोई चीज़ भाग लेता है, कोई अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको अभिकारक कहते हैं। देखो जैसे मान के चलो देखिए, जैसे हम लिखे NaOH+H2, तो इसमें कोई भाग लगा रहे हैं, तो ये भाग लगेगा तो ये कथी बन जाएगा? ये बनेगा अभिकारक। कथी बनेगा? अभिकारक। और उन्हें जो बनेगा उस बगल, जो इसके बाद साइड में बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे अभिकारक, और उसको बोलेंगे प्रतिफल। इसको अभिकारक, उसको प्रतिफल। तो इसमें कथी हो जाएगा? ऑप्शन
आपको अभिकारक हो जाए। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपको पता ही होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपका C12H22O11, C12H22O11, C12, अरे चलो ना यार, C12H22O11, C12H22O11 यानी 12-22-11, याद रहेगा। CHO 12-22-11, याद रहेगा। CHO 12-22-11, ये कथी का है? चीनी का रासायनिक सूत्र। कथी का है बबुआ? चीनी का है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11। निम्न में कौन धातु विद्युत का सुचालक होता है? अरे बबुआ ये तो बताए हैं, ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा, सल्फर। बताइए इस क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो, कभी हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। तो 31 का क्या हो जाएगा आपका? ग्रेफाइट हो जाएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन यौगिक की संख्या लगभग होती है। कार्बन यौगिक की संख्या लगभग होती है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन की 1 मिलियन होती है। बताइए इसमें कौन हो जाएगा? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 1 मिलियन। इसमें क्या हो जाएगा? ना इसमें 2 मिलियन होगा, 2 बिलियन भी नहीं होगा, 4 मिलियन भी नहीं होगा, और 1 मिलियन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इसमें आपको 3 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मिलियन हो जाएगा। तो क्वेश्चन 32 और 32 के बाद हम देखेंगे 33। 32 के बाद कितना देखेंगे? 33 देखेंगे। 32 के बाद हम कितना देखेंगे बाबू? 33 देखेंगे। तो आप डेली ऑब्जेक्टिव करते रहिए, और ऑब्जेक्टिव आपको बहुत बेहतरीन सफलता दिलाएगा। ऑब्जेक्टिव अगर बेहतरीन आपका हो जाता है ना, तो कोई आपको फर्स्ट डिवीजन से रोक नहीं सकता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव बढ़िया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है? निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है? तो निम्न में कौन क्षार धातु? Li, Na, Mg, Rb, इसमें क्या हो जाएगा? जो क्षार धातु नहीं है। क्षार धातु है नहीं, क्षार धातु नहीं है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। कह रहा क्षार धातु नहीं है। तो बताइए 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन क्या Li होगा? नहीं होगा Li। क्या Na होगा? ये भी नहीं होगा। क्या Mg होगा? यस, मैग्नीशियम हो जाएगा। एसिटिक एसिड को गलनांक होते हैं क्या? 290 के 209। इसमें बताइए 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में क्या होगा आंसर? यानी 290 केल्विन। क्या हो जाएगा? 290 केल्विन। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में 2 चीज़ होता है, एगो निःश्वसन, एगो निःश्वसन। एगो निःश्वसन, एगो निःश्वसन। जिससे हम सांस लेते हैं उसे निःश्वसन कहते हैं, जो सांस छोड़ते हैं उसे निःश्वसन कहते हैं। तो कह रहा है सांस श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ की क्या होती है? संश्लेषण। क्या संश्लेषण होगी? क्या दहन होगी? कि विघटन होगी? कि इनमें से कोई नहीं होगा? 35 का आंसर क्या होगा बताइए? ना संश्लेषण होगा, दहन भी नहीं होगा, लेकिन विघटन होगा। क्या होगा? विघटन होगा। उसके बाद कह रहा है रंध्र। कथी बाबू? रंध्र। रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे हैं? रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे हैं? द्वार कोशिका, तंत्रिका कोशिका, सहायक कोशिका, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए? 36 का आंसर क्या होगा? 36 का ये होगा द्वार कोशिकाओं। क्या बाबू? द्वार कोशिकाओं। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन होता है? पेप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, लैक्टोज। बताओ 37 का ऑप्शन क्या होगा? तो 37 का ऑप्शन ए होगा पेप्सिन। कथी होगा? पेप्सिन। याद रहेगा 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा। सही आहार क्या है? क्या चिड़िया को देखो, सही आहार क्या है?
सही आहार क्या है? सही आहार क्या है? क्या चिड़िया को सांप खाता है? सांप को घास? नहीं रे बबू। मछली को घास, घास को गाय ना। बकरी को घास ना, घास को हिरन, हिरन को शेर खाता है। ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा। कौन होगा? घास को एक और याद रखिएगा, आप 6-7 क्लास में पढ़े होंगे कि घास को कीट खाता है, कीट को मेढक, और मेढक को सांप, और सांप को गेडूर खाता है। ये भी आपको याद है। अमनियो तो याद रहना चाहिए। घास को हिरन, हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। निम्न में से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। इसमें बताइए क्या होगा? सबके लिए आवश्यकतापूर्ण है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। इसमें बताइए क्या होगा? 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर सी हो जाएगा, जो श्वसन सब को सांस लेना अनिवार्य होता है। का प्रकाश संश्लेषण और आदमी को नहीं मिलेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन श्वसन, सांस बिना जीवन असंभव है। यानी पर्यावरण ही जीवन है। ये आपको तो याद होना ही चाहिए। यूरो 3 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो इसका 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? तो उसमें CO2 का मुक्त होना, CO2 का मुक्त होना। उसके बाद किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिन निकली जाती है? मुकुलन से, विखंडन से, अपघटन से, कि बीजाणु से? क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर क्या होगा बताइए? 42 का मुकुलन से अलग हो जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।